चलिए, तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यू है, अराउंड 10 एमसीक्यूज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ द क्लास। अभी शुरू से, अच्छा मेरा वॉइस और स्क्रीन ठीक ठाक है, बताओ, फिर शुरू करते हैं। यस सर। ओके, फिर चलिए, तो पहले शुरू करते हैं थ्योरी के साथ। केयर ऑफ डेथ एंड डाइंग पेशेंट, द स्टडी ऑफ डेथ और डाइंग पेशेंट्स कॉल्ड एज व्हाट? कौन बोलेगा? द स्टडी ऑफ डाइंग और डेथ पेशेंट, डाइंग और डेथ, व्हाट इज दिस कॉल्ड? किसी को पता है क्या? स्टडी ऑफ डाइंग और डेथ कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताओ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? थानाटोलॉजी। थानाटोलॉजी, थानाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डाइंग और डेथ। अभी डाइंग और डेथ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? व्हाट डू मीन बाय डाइंग एंड व्हाट डू मीन बाय डेथ? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ, पता होना चाहिए। बताओ जल्दी से। Am I audible? यस सर। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ डाइंग और डेथ के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू मीन बाय डाइंग? सर डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड यस, डेथ इज द टोटल लाइफ ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइफ। ओके। सो यहाँ पे बोल सकते हैं परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन कॉल्ड डेथ। ठीक है, मतलब ये कम्प्लीटली हमारा जितना भी बायोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, वो कम्प्लीटली बंद हो जाना। और डाइंग प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस चल रहा है, जो भी हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है एंड इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डेथ, दैट इज़ कॉल्ड डाइंग। इट्स अ वेरी सिंपल क्लियर कट डिफरेंसेस। सो डेथ मतलब क्या रहा है? परमानेंट टर्मिनेशन, परमानेंट टर्मिनेशन, permanent termination of all biological function, all biological function is called death, but dying is called as a process of irreversible cessation of circulatory, respiratory and the brain function, that's called as dying. So दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बात करें, सो डाइंग इज द प्रोसेस विच इज गोइंग टुवर्ड्स द डेथ, और डेथ है वो जहाँ पर हमारा सारा बायोलॉजिकल फंक्शन ख़त्म हो जाता है। नाउ इफ यू लुक इनटू द 10 मेजर कॉजेस और लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन इंडिया, 10 leading cause of death in India, the topmost, the rank one will be the heart disease. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे कॉमनेस्ट जो डेथ का कॉज है इंडिया में वो क्या है? सो आंसर शुड बी हार्ट डिजीज। ठीक है, इसे इस समय का अगर पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज का नाम बोला जाए तो वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज। करेक्ट। अब इस नेक्स्ट आते हैं स्ट्रोक, नेक्स्ट इज COPD, then lower respiratory tract infection LRTI, number 5 diarrheal disease, number 6 TB, number 7 diabetic mellitus, number 8 neonatal disease,
Number 9, CKD, chronic kidney disease, and number 7, liver diseases. Number 10, liver diseases. So these are going to be the 10 leading causes of death in India. So the most common is a heart disease, exactly is the ischemic heart disease, that you should remember. This is the rank 1, number 1 cause of death. Now next is regarding the stages of dying. Stages of dying, or you can say the stages of grief, is given by the Kubler-Ross, proposed by or given by Kubler-Ross. इसे बोलते हैं Kubler-Ross grief and death reaction और the stages of dying. इसमें क्या क्या stages होता है, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कशन किए हैं इसके रिगार्डिंग. बताओ क्या है. There are 5 stages. There are 5 stages of death or dying. बताओ क्या है, बताओ. As per the Kubler-Ross, there are 5 stages of death reaction or the stages of dying. We are saying this is dabda. Dabda. ठीक है, 1 2 3 4 5. Dabda you have to remember. So first D stands for what? जल्दी बताओ, अनम्यूट करो और बताओ, आंसर बताओ. Sir, denial. Yes, very good. This is denial. Anger. Next, yes, very good. Anger. Next, B stands for bargaining. Very good. Bargaining. And next, D stands for depression. Depression. And next, A stands for acceptance. Acceptance. ठीक है. सो पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय डिनायल. डिनायल मतलब क्या, वो मना कर देगा कि नहीं मैं मरने नहीं जा रहा हूँ. डिनायल, ही विल डाई. डिनायल और डिनाइज ऑफ डाइंग, वो मरने जा रहा है, वो मना कर दे नहीं मैं मरने वाला नहीं हूँ. दैट इज कॉल्ड डिनायल. एंगर मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे वो मरने वाला बात उसको मतलब आ गया कि हाँ मैं मरने जा रहा हूँ, वो गुस्सा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, इरिटेट होगा और कुछ ना कुछ बोलेगा, गाली बुलाएगा. दैट इज कॉल्ड एंगर. द पेशेंट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, irritable and angry that they are going to die. बार्गेनिंग मतलब क्या रहे, बार्गेनिंग मतलब वो बार्गेनिंग करेगा कि कोई ना कोई गलती है तुम्हारा, यहाँ पे देखो कैसे मैं और थोड़ा लंबा टाइम के लिए बच सकूं. सो वो नेगोशिएट करने के लिए कोशिश करेगा विद द डॉक्टर्स, विथ एवरीवन, कि मैं थोड़ा और टाइम बच जाऊं. ठीक है ना. द पेशेंट ट्राइज टू बेग फॉर मोर टाइम. और थोड़ा टाइम उसको मिल जाए, वो बार्गेनिंग करेगा. नाउ डिप्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे द पेशेंट विल स्टार्ट टू क्राई एंड नॉट स्पीक. ठीक है. सो द पेशेंट इज अंडरगोइंग द स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन. एंड एक्सेप्टेंस मतलब नाउ द पर्सन विल एक्सेप्ट कि हाँ ही इज गोइंग टू डाई, एंड वो प्रिपेयर करेगा खुद को फॉर डेथ प्रोसेस. सो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेड, the patient will accepted death and prepare to die. That is called acceptance. So these are 5 different stages of dying or grief. We have to remember the mnemonic. So mnemonic is dabda.
डबडा, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिनायल, ए स्टैंड्स फॉर एंगर, बी स्टैंड्स फॉर बार्गेनिंग, नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन एंड ए स्टैंड्स फॉर acceptance. Now what are the clinical features of a dying patient? अभी कोई पेशेंट अगर मरने जा रहा है तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होगा दैट यू शुड थिंक ऑफ, कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होने वाला है। नाउ फर्स्ट विल लुक द फेस, द फेशियल अपीयरेंस। फेशियल अपीयरेंस में क्या चेंजेस होने वाला है? फेशियल अपीयरेंस, ठीक है। तो नंबर 1, फेशियल मसल रिलैक्स होगा, फेशियल मसल रिलैक्स, लॉस ऑफ मसल टोन, मतलब हाथ पैर हम जो ज़्यादा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसके वजह से मसल कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारे टोन मतलब यहाँ पे मसल कंट्रैक्ट होना, तो मसल कंट्रैक्ट और नहीं होता है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। इफ यू लुक एट द प्यूपिल, प्यूपिल का क्या चेंजेस होता है बताओ? डायलेट एंड फिक्स्ड, एज वेल एज द पीपल इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू द लाइट, है ना, जो रिएक्शन टू लाइट बोलते हैं या प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। absence of pupillary reaction to light, absence of pupillary reaction to light, and as well as there will be sunken eyes, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द स्पीच, तो पेशेंट बात करना बंद कर देता है, देयर इज डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिस्फोनिया, कॉल्ड डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीच, एंड धीरे धीरे कान को सुनाई देना कम हो जाता है, हियरिंग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज, आँख में दिखाई देना भी कम हो जाता है धीरे धीरे, विजन भी लॉस होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली डिक्रीज। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आता है? नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, देयर विल बी रैपिड पल्स and as well as there will be weak pulse, rapid and weak pulse, rapid and weak pulse, and these are going to decrease rapidly, mean decrease rapidly, सारे vital signs क्या होगा? the vitals decrease rapidly, वो चाहे blood pressure हो, वो चाहे temperature हो, वो चाहे कोई भी हो, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? रैपिडली कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आता है? देयर विल बी इरेगुलर रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट विल बी इरेगुलर, and most commonly this is going to be a kinestroke respiration, kinestroke respiration that we already have discussed in the last class कि kinestroke respiration कैसा होता है, जल्दी बताओ, kinestroke respiration कैसे होता है बताओ? मतलब पढ़ के अगर नहीं आओगे तो कैसे एग्जाम में? क्या, और एक बार बोलो। abnormal respiration, वो तो abnormal है, बायोट्स रेस्पिरेशन, काइनेस्ट्रोक, वो सारे कुसमल्स, वो सारे तो abnormal है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे होता है काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन कैसे? हाँ बोलो। फर्स्ट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, देन इंक्रीज होगा। हाँ, व्हाट इज दैट कॉल्ड? कॉल्ड ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोड बाय अपनिया, ठीक है। मान के चलते हैं ऐसे हो गया ये बेसलाइन, धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे
बढ़ता जाता है. देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज and decrease of respiration, and then followed by there is a period of apnea, and then again there will be increase and decrease of respiration, and then followed by apnea. So this is called kinestroke respiration. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now what do you find in GI system? GI system में क्या changes आएगा? GI system में क्या changes आएगा? There will be abdominal distension, या फिर तुम ये बोल सकते हो ब्लॉटिंग बोल सकते हो. इनएबिलिटी टू swallow. इसीलिए कभी कभी जो डेथ होने वाला है जिन लोगों को, वो ज़्यादातर पानी वगैरह या फिर कुछ खाना वगैरह नहीं खा पाते हैं. एंड मोमेंट में बस पानी उनको चम्मच में देना होता है. सो दैट्स कॉल्ड डिस्फाजिया. इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल या फिर कंस्टिपेशन होने का भी पॉसिबिलिटी है. इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, दिस आर गोइंग टू बी कॉमन. ना यूरिनरी सिस्टम में क्या आता है, मतलब इनकंटिनेंस होना शुरू हो जाता है. यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा? देयर विल बी आइदर रिटेंशन या फिर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन. ठीक है. स्किन में क्या चेंजेस आता है? द चेंजेस ऑफ इन द स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि लिवर मोर्टिस के रिगार्डिंग हुआ, पेलर मोर्टिस हुआ, जिसे बोलते हैं पेल स्किन. ठीक है. देन स्किन कोल्ड होना शुरू हो जाता है. मोस्ट कॉमनली ईयर एंड नोज अगर टच करोगे, ठीक है ना, दीज आर गोइंग टू बी लाइक कोल्ड टू टच. मसल्स स्टिफ हो जाता है, जिसे हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं. स्टिफनेस ऑफ मसल से बाद में हम बोलते हैं क्या? राइगर मोर्टिस. ठीक है. तो इसे याद रखना, दिस आर गोइंग टू बी द चेंजेस. बताओ मुझे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं? बताओ, कौन बोलेगा? irregular respiration. One, irregular respiration. Very good. And then काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन. तो ऐसे मतलब याद रखना पड़ेगा हर चीज़ को, नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे? लिखना जरूरी है, मतलब याद रखना जरूरी है. नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ. फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ. जहां से एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस. जो पहले आता है हमारा, वो क्या आता है बताओ? स्टेज 1. ठीक है. स्टेज 1 इज कॉल्ड द पेलर मोर्टिस. या फिर इसे बोलते हैं क्या? लिवर मोर्टिस. ठीक है. स्टेज 2 अल्गोर मोर्टिस. ठीक है. स्टेज 3 से बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस. एंड स्टेज 4 ठीक है. स्टेज 4 जिसे भी लिवर मोर्टिस बोला जाता है, पेलर मोर्टिस, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर मोर्टिस. इसको अगर स्टेज 1 को पेलर मोर्टिस बोलोगे तो कभी कभी हम लिवर मोर्टिस बोल देते हैं, क्योंकि स्किन डिस्कलरेशन को बोला जाता है. सो कीप इट एज पेलर मोर्टिस.
so it will be easy and it is not going to be confusing. So the stage 4 will be livor mortis. ठीक है. Now stage 5, this is going to be a putrefaction. Putrefaction, TREFACTION, putrefaction. सो एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक्चुअल में चेंजेस बात करें, सो द चेंजेस विल बी एक्चुअली इन 3 डिफरेंट स्टेजेस. अगर बात करें क्या क्या स्टेजेस होता है हमारा, तो 3 स्टेजेस में बेसिकली होता है. एक है इमीडिएट चेंजेस, क्या होता है बॉडी का आफ्टर डेथ, एंड देन देयर विल बी अर्ली changes in the body, and then there will be the late changes. ठीक है. The physiological changes can also be categorized into 3 different types. The immediate changes is called loss of voluntary power. Loss of voluntary power, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा हाथ पैर हम हिलाते हैं तो वो सारे बंद हो जाते हैं. लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर. Then cessation of respiration and circulation. Cessation of respiratory system या respiratory function and circulatory function. So this is going to be your immediate changes. Then there will be the early change. Early changes में क्या क्या changes आएगा? The early changes will be the paleness, द पेलर मोर्टिस जिसे बोल सकते हो, डिक्रीज स्किन इलास्टिसिटी. ठीक है. देयर विल बी फ्लैसिडिटी ऑफ द मसल, क्योंकि कोई मसल टोन नहीं रहता. मसल पूरा ऐसे, हाथ अगर उठाओगे वो धड़ से नीचे गिर जाएगा अगर छोड़ दोगे. दैट इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्या, अल्गोर मोर्टिस आएगा यही वाला स्टेज में. अल्गोर मोर्टिस जो कि सेकेंड स्टेज वाला है. थर्ड स्टेज में क्या आ रहा है बताओ, राइगर मोर्टिस. एंड देन द लास्ट स्टेज इज गोइंग टू बी योर लिवर मोर्टिस या लिवर मोर्टिस, जो भी बोल सकते हो. एंड द लास्ट वन द लेट फेज. जो लेट फेज में आता है वो सारे क्या होगा, दिस आर गोइंग टू बी द डिकम्पोजिशन. Decomposition of the body. Decomposition of the body, इसमें क्या क्या आता है, एक है putrefaction, then adipocere and mummification. So these are going to be the changes in the body. So immediately और early phase में क्या changes होता है body का, these are going to be loss of voluntary power, cessation of the respiratory and circulatory function, and then pallor mortis आता है जहाँ पर early phase आता है जहाँ पर pallor mortis, then decreased skin elasticity, flaccidity, algor mortis, rigor mortis and liver mortis होता है. एंड लेट फेज में डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, putrefaction, adipocere and mummification. So these are going to be different changes in the body. So we'll see the early phase first, because immediate changes में ज़्यादा कुछ है नहीं हमें बताने के लिए. loss of voluntary power and cessation of respiratory and circulatory system. यहाँ पे एक एक चीज़ जो हमें पढ़ना चाहिए वो है अर्ली फेज में. पहला मोटिस क्या है, अल्गो मोटिस क्या है, राइगर मोटिस क्या है, लिवर मोटिस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए. सो व्हाट यू मीन बाय द पेलर मोटिस, द नंबर 1 स्टेज 1. पेलर मोटिस मतलब क्या, द चेंजेस ऑफ द बॉडी स्किन, पेलर मोटिस. ठीक है ना. डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. ठीक है ना. एंड बेसिकली डिस्कलरेशन क्या होगा, पेल स्किन होगा. पेल स्किन आफ्टर डेथ, दैट इज कॉल्ड एज पेलर मोर्टिस. मोर्टिस मतलब
आफ्टर डेथ, ठीक है ना, आफ्टर डेथ, नंबर 1। नंबर 2, पेलर मोर्टिस के बाद जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या था बताओ, द सेकेंड स्टेज वाला अल्गोर मोर्टिस। अल्गोर मोर्टिस मतलब क्या, अल्गोर मोर्टिस मतलब द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अल्गोर मोर्टिस। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि हमें बताना बॉडी, क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो पेलर मोर्टिस मतलब क्या, आफ्टर डेथ बॉडी का क्या हो जाना, बॉडी पेल दिखना। एक क्यों होता है बताओ, पेल दिखना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बॉडी के अंदर पूरा रुक जाता है, ठीक है ना, साथ में जो आरबीसी वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारे टूट जाते हैं, जिसके वजह से स्किन क्या होगा, पेल हो जाएगा। अल्गोर मोर्टिस में और एक चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो है डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। हमें पता ना बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है बताओ, ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस दैट कंट्रोल्स योर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे हमें बताना कि जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ब्रेन के अंदर तो नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस तक तो मतलब ब्लड नहीं पहुंचता। अभी ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलेगा भाई मुझे बॉडी का टेम्परेचर कम है ज़्यादा है। इवन हाइपोथैलेमस तो खुद डैमेज है, हाइपोथैलेमस खुद बंद कर दिया काम करना, क्योंकि सर्कुलेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारे ऑर्गन्स फेल्ड हैं, साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दिया या फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज ग्रेजुअली decrease in the body temperature. This is number 2. Number 3, the number 3rd stage is called as rigor mortis. Rigor mortis, rigor mortis, rigor मतलब क्या, राइगर देखा होगा ना, मतलब जो फीवर होता है जिन लोगों का, या फिर मलेरिया वाला केस में देखा है ना, अगर किसी का रिएक्शन होता है कोई ड्रग वगैरह, वो राइगर होता है। या फिर कभी कभी आरएल या मतलब रिंगर लैक्टेट या फिर कुछ आईवी फ्लूइड दे तो कभी कभी राइगर हो जाता है। देखा है वैसे पेशेंट, देखा है वैसे राइगर होने वाला पेशेंट को। तो राइगर मोर्टिस मतलब यहाँ पे क्या, स्टिफनिंग। राइगर मतलब स्टिफ हो जाना, ठीक है ना, मसल कंट्रैक्ट होकर रुक जाना, दैट्स कॉल्ड स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। And most commonly this stiffening is happening after 2 to 4 hours of death. 2 to 4 hours after death, that is going to be your rigor mortis, ठीक है। liver mortis कब होता है, the next stage, this is going to happen immediately, the stage 4, ठीक है, begins around 30 minutes after death, begins around 30 minutes after death, ठीक है। नंबर 4, ये शुरू हो जाता है पर इट विल रिमेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लिवर मोर्टिस, ठीक है। लिवर मोर्टिस मतलब क्या, दिस इज डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, discoloration of the body after death is called as what, the liver mortis। याद रहेगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या क्या स्टेजेस हुआ, एक हो गया, एक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़े थे, पेलर मोर्टिस। व्हाट डू मीन बाय पेलर मोर्टिस, द पेल स्किन आफ्टर डेथ। व्हाट डू मीन बाय अल्गोर मोर्टिस मींस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज राइगर मोर्टिस, राइगर मतलब स्टिफनिंग, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। लिवर मोर्टिस मतलब क्या, डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है। इसको कभी कभी बोलते हैं लिवर मोर्टिस का और भी बहुत सारे नाम हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम लिविडिटी, ठीक है, जो कि आइदर ब्लैक कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का बॉडी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिवर मोर्टिस। डिस्कलरेशन होता है ना, वो ब्लैक और ब्लू कलर का होगा। नंबर 2, पोस्टमार्टम हाइपोस्टासिस, पोस्टमार्टम हाइपोस्टासिस,
दिस इज अ वन मोर टर्म फॉर लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस का ये दो अलग नाम हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। द नेक्स्ट फेज इज द लेट फेज। लेट फेज में हमने पढ़े थे कि देयर विल बी थ्री डिफरेंट थिंग्स, वन द प्यूट्रीफैक्शन, adipocere and mummification. Now let's talk about the first one called the putrefaction. Putrefaction. So putrefaction मतलब क्या? This is called the fifth stage of the body changes. The fifth stage. चार फेज तो हमने पढ़ लिया, पेलर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस एंड लिवर मोर्टिस। नंबर 5 में आ रहे हैं क्या? द प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, द बॉडी विल बिकम लाइक ग्रीनिश कलर। ठीक है ना, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। एंड मोस्ट कॉमनली कौन सा वाला? एब्डोमिनल वॉल, जहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह है वो जगह पे क्या होगा, प्यूट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है एंड द बॉडी विल लुक लाइक ग्रीनिश कलर। एंड मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल वॉल मैंने बोला ना, तो एब्डोमिनल वॉल विच इज अराउंड और वी कैन से करस्पॉन्ड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, करस्पॉन्ड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया है वहाँ पर ये ग्रीनिश कलर हो जाना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्यूट्रिफिकेशन के बाद नंबर 2 इज कॉल्ड द एडिपोसेर। एडिपोसेर, सो व्हाट इज एडिपोसेर, या फिर इससे बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन ऑल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। ठीक है, सो ये शुरू होता है जब बॉडी एक्सपोज होता है एक्सट्रीम मॉइस्चर को। मॉमिफिकेशन और ये एडिपोसेर के बीच में एक डिफरेंस है। एडिपोसेर जब मान के चलते हैं कोई एक आदमी है जो कि पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो केस में एडिपोसेर होगा। अगर मान के चल लें कोई एक डेजर्ट में पड़ा हुआ है कोई पेशेंट या फिर कोई बॉडी पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल भी मॉइस्चर को नहीं लगा, अगर कोई हॉट क्लाइमेट या ड्राई क्लाइमेट को एक्सपोज होके कोई बॉडी है तो वहाँ पे मॉमिफिकेशन होता है। अगर कोई मॉइस्चर को एक्सपोज होता है तो वो वहाँ पे एडिपोसेर होगा। तो यहाँ पे याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस। एडिपोसेर व्हेन बॉडी एक्सपोज टू द एक्सट्रीम मॉइस्चर, व्हेन बॉडी एक्सपोज टू मॉइस्चर, तो उस टाइम पे क्या होगा, एडिपोसेर। यहाँ पे बॉडी कैसे दिखेगा, मान के चलो बॉडी के ऊपर ना एक वाइट कोट बन गया हो, मतलब मान के चलो जैसे मोम उसके ऊपर हमने कोई डाल दिया, वैक्सी टाइप का दिखना, वैक्स टाइप का दिखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्योंकि वाइट इस टाइप का दिखता है, या फिर एक ग्रे कलर का दिखेगा, एक ग्रेइश वाइटिश कलर का, ग्रे और वाइटिश टाइप का कलर दिखना, वाइटिश वैक्सी सब्सटेंस formed by decomposition, ठीक है ना, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे रिगार्डिंग प्यूट्रीफैक्शन, जहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियाज पूरा कंप्लीटली क्या करते हैं, हमारा बॉडी को लिक्विफाई करते हैं और प्रोटीन सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन एडिपोसेर में क्या होता है, फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। पहला वाला हम लोग पढ़े थे प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फर्मेंटेशन, प्रोटीन का लिक्विफिकेशन होता है या हाइड्रोलाइसिस होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। एडिपोसेर में क्या हो रहा है, जिसे हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एडिपोसेर में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो।
Yes, sir. फैट का हाइड्रोलाइसिस होगा, और फैट हाइड्रोलाइसिस होने से क्या होगा, फैट पूरा लिक्विफाई हुआ बॉडी में कवर हो जाएगा, तो फैट पूरा वाइटिश या ग्रे कलर का दिखेगा, जैसे बॉडी के ऊपर वो चढ़ जाता है, ठीक है। एंड ये फैट कंप्लीटली रहेगा फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये पूरा वैसे ही बॉडी के ऊपर चिपक के रहेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे एडिपोसेर होने का क्या मतलब है और प्यूट्रिफिकेशन होने का क्या मतलब है। प्यूट्रिफिकेशन मतलब क्या हुआ बताओ, प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, जल्दी बताओ, प्यूट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगा, discoloration of skin. हाँ ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगा, ठीक है ना, और बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बेसिकली किसको हाइड्रोलाइज करते हैं, प्रोटीन को, हाँ या ना बोलो, जल्दी समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल दो जल्दी से, ठीक है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, और बॉडी अगर मान के चलो कोई ऐसे हम मतलब बॉडी को मतलब छोड़ देंगे, तो बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे जो मसल मास है वो धीरे धीरे क्या होगा, पानी जैसा बन जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड प्यूट्रिफिकेशन, या फिर तुम बोल सकते हो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन के बाद क्या आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। एडिपोसेर, Adipocere. एडिपोसेर, एडिपोसेर मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, या सपोनिफिकेशन, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जल्दी बताओ, Hydrolysis of fat. हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट, Fat. ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा या फिर Whitish. ग्रे कलर का दिखेगा, Great. ठीक है ना, बात समझ रहे हो। दिस इज Yes. कॉल्ड एज, क्योंकि वाइटिश और ग्रे कलर का दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड कॉर्प्स वॉक्स, दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड एज कॉर्प्स वॉक्स या ग्रे वॉक्स बोलते हैं। वॉक्स मतलब मॉम, ये समझ लो, क्योंकि फैट लिक्विफाई होने से मॉम जैसा पूरा बॉडी के ऊपर ढंक जाता है, इसे बोलते हैं कॉर्प्स वॉक्स या ग्रेप्स वॉक्स बोल सकते हैं, या मर्चरी वॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। ये 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई खराबी नहीं होता है फैट का, वो वैसे ही रहता है, ठीक है। एंड ये जो स्मेल होगा इसी का, इसे बोलते हैं अमोनिया स्मेल, अमोनिया स्मेल होता है फैट मतलब जैसे ही लिक्विफाई होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा। द लास्ट वन इज कॉल्ड द मॉमिफिकेशन। मॉमिफिकेशन ये तब होगा जब क्या होगा बताओ, ड्राई या हॉट क्लाइमेट को एक्सपोज होगा कोई बॉडी। एडिपोसेर अगर मॉइस्चर को एक्सपोज होता है, ये वाला क्या, एक्सपोजर टू ड्राई एंड हॉट, ठीक है, समझ गए, हाँ या ना बोलो। जिसकी वजह से क्या होता है, द बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड, बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल इसका कोई नहीं रहता। बॉडी वैसे फैट यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, वैसे वाइट दिखेगा या ग्रे कलर का दिखेगा, बट हियर द डिफरेंसेस आर, मॉमिफिकेशन होता है अगर ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट को एक्सपोज होता है कोई, एंड एडिपोसेर तब होगा जब कोई मॉइस्चर को, एक्सट्रीम मॉइस्चर को एक्सपोज होता है। समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, सो नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू सॉल्व कराने, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे वो सारी चीज़ जो हमें चाहिए। द नंबर 1, द स्टडी ऑफ डाइंग एंड डेथ कॉल्ड एज व्हाट, ऑन्टोलॉजी, एस्काटोलॉजी, सी जेरोंटोलॉजी एंड डी थानाटोलॉजी। अब ये भी सोचना पड़ रहा है क्या, जल्दी बताओ क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन है ऑन्टोलॉजी, ऑप्शन डी थैनाटोलॉजी। थानाटो, वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड थानाटोलॉजी। अभी थानाटोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग, द स्टडी ऑफ डाइंग एंड डेथ कॉल्ड एज द थानाटोलॉजी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मतलब क्या, ऑन्टोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, वो बोलोगे भगवान है या नहीं, ठीक है ना,
क्या मैं मरने के बाद मुझे मेरा इनकारनेशन होता या नहीं होता, ठीक है ना। तो वो सोचेगा एस्कैटोलॉजी वाला पेशेंट, आई मीन सॉरी नॉट पेशेंट, एस्कैटोलॉजी वाला पर्सन। ऑन्टोलॉजी वाला सोचेगा कि अगर भगवान है तो कैसा दिखता होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर, ठीक है ना। तब ऑन्टोलॉजी वो सोचेगा एक्सट्रीम, क्या बोलें, रियलिटी को क्वेश्चन करेगा या फिर क्वेश्चन करेगा, दिस आर वेरी फिलोसॉफिकल टर्म्स, ठीक है। वो नेचर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे पेड़ उग रहा है, कौन आया था पहले, अंडा आया था या मुर्गी आया था, वैसा वाला क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, existence of nature, that is called ontology. Eschatology is going to study about कि हमारा मरने के बाद कोई दोबारा रीइनकारनेशन होता है क्या, मतलब रीबर्थ होता है क्या, स्टडी ऑफ रीबर्थ, इमोर्टैलिटी, मतलब इमोर्टैलिटी मतलब क्या, जो मरेगा नहीं, तो कैसे हम नहीं मरेंगे पूरा, मतलब जैसे हमारा लाइफ स्पान होता है मतलब कुछ 80 to 100 ईयर्स के आसपास, तो वैसे इमोर्टैलिटी मतलब कभी नहीं मरने वाला, तो इसके ऊपर स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एस्कैटोलॉजी, ठीक है ना। माइग्रेशन ऑफ द सोल, माइग्रेशन ऑफ सोल मतलब एक आदमी का सोल मतलब कैसे दूसरे जगह पे जाता है या फिर कोई दूसरा के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ द सोल, एंड स्टडी इज कॉल्ड एज एस्कैटोलॉजी। व्हाट यू मीन बाय जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी मतलब क्या, यस, द स्टडी ऑफ ओल्डर एडल्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। एंड थैनाटोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ dying or death. Now next question is, when providing supportive care for the dying or grieving patient, which of the following assessments should be considered, select all that apply. मतलब जब हम सपोर्टिव केयर दे रहे हैं, कोई एक डाइंग पेशेंट हमें पता है कि वो मरने वाला है, तो हम केयर दे रहे हैं, तो क्या क्या असेसमेंट हमें करना चाहिए, फिजिकल असेसमेंट, इमोशनल असेसमेंट, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, and socio-cultural assessment and philosophical assessment. This is going to be a SATA wala question hai. Select all that apply means there are more than one answer. फिजिकल असेसमेंट, सर फिजिकल असेसमेंट करेंगे, यस, वेरी गुड। इमोशनल असेसमेंट, इमोशनल असेसमेंट इसीलिए तो हमने डाबडा पढ़ा था, है क्या ना, डाबडा पढ़ा था। और फिजिकल असेसमेंट के लिए तो वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस होता है, एंड देन बॉडी का डिफरेंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है, वो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट और कोई हो सकता है। इंटेलेक्चुअल असेसमेंट हम ये पता लगा पाएंगे कि वो एक्चुअल में अभी पूरा सब कुछ जान पा रहा है या नहीं, तो उसे जानने के लिए क्या इंटेलेक्चुअल असेसमेंट जैसे ओरिएंटेशन वगैरह, तो हमें कैसे पता चलेगा ओरिएंटेड है या नहीं, वो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट में आएगा। सोशियो कल्चरल असेसमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। करना चाहिए। क्यों, बताओ क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बताओ। पेशेंट के कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से उसको केयर देना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हमारा कल्चर में क्या है, इधर हम किसी को क्या करते हैं, कफिन में डाल के बुरियल करते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूनरल करना पड़ता है, जहाँ पर हमें बॉडी को जलाना पड़ता है। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, ठीक है ना, प्लीज़ म्यूट रखना बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ है तो। अगर दूसरा कोई कल्चर में जाओगे एग्जैक्टली तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो छोड़ देते हैं, इसे बॉडी को बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पर मतलब आता है डिफरेंट एनिमल्स एंड कुछ बर्ड्स वगैरह आते हैं, वो बॉडी को खाते हैं, एंड इसे उनको मतलब ये माना जाता है कि वो अच्छा है। ऐसा भी कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर बॉडी को पूरा प्रिजर्व करके रखते हैं, तो हमें नहीं पता ना, वो कल्चरल वैल्यू के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से हमें फिर बॉडी को वैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो टू अंडरस्टैंड दैट हमें सोशियो कल्चरल असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमें बॉडी को कैसे केयर देना है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो।
समझ रहे हो ना? सर सो Yes, नेक्स्ट, sir. फिलोसॉफिकल असेसमेंट, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी वो मरने जा रहा है, तुम पूछोगे भगवान है या नहीं, तो वो क्या बोलेगा? समझ रहे हो ना? Yes. वैसा वाला क्वेश्चन। तो वो हमें क्या पूछना चाहिए? नहीं, ठीक है ना? फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, बताओ लाइफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो बोलेगा क्या? नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ठीक है ना? वैसे नहीं पूछना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. चलो, सो नाउ द आंसर विल बी ए बी सी एंड डी, बट ई इज़ नॉट गोइंग टू द आंसर फॉर दिस वन। जब हम कोई सपोर्टिव केयर दे रहे हैं तो हमें ये असेसमेंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ए डिलिबरेट एक्शन टेकन विद द पर्पज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ टू एंड सफरिंग और टू कैरी आउट द विशेस ऑफ ए टर्मिनली इल पेशेंट। डिलिबरेट एक्शन टेकन मतलब जानबूझ के हम कुछ एक्शन लेते हैं विद द पर्पोज, हमारा वो पर्पोज रहता है जो एक्शन हम लेते हैं। इसका क्या मतलब बनता है? शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, किसी का लाइफ को ख़त्म करना या फिर छोटा करना, कम कराना, सो दैट वो जो सफरिंग या फिर पेन सह रहा है या फिर कुछ, मतलब उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ सम कंडीशन। मान के चलते हैं वो कैंसर पेशेंट हो गया, ज़्यादा पेन हो रहा, तो सफरिंग इज़ लाइक एनीथिंग। वो वाला पेशेंट जो कि टर्मिनली इल पेशेंट है, हमें पता वो क्योर नहीं होने वाला बिकॉज टर्मिनली इल पेशेंट है, वो पेशेंट को अगर हमें क्या करना, डिलिबरेटली एक्शन लेते हैं या जानबूझ के हम एक्शन लेते हैं सो दैट आइदर वी कैन सटेन द लाइफ और वी आर गिविंग द डेथ टू द पेशेंट। जानबूझ के हम डेथ करा रहे हैं पेशेंट का, उसे क्या बोलते हैं? सुइसाइड, यूथैनेसिया। सर ऑप्शन बी। यूथैनेसिया, क्यूपिडी ग्रेस एंड क्यूपिडी फिली, क्या बोलते हैं? यूथैनेसिया। ना, आंसर इज यूथैनेसिया। यूथैनेसिया, एक्चुअली यूथैनेसिया जो है इंडिया में बैंड है, हर कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। व्हाट डू यू मीन बाय यूथैनेसिया? यूथैनेसिया मतलब गुड डेथ, द मीनिंग इज, हाँ, मीनिंग इज कॉल्ड एज गुड डेथ, या फिर इसे मर्सी किलिंग बोला जाता है। हालांकि पिटीशन फाइल किया गया है, बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल किए हैं मर्सी किलिंग के लिए हमारा कंट्री से, पर सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी को अप्रूवल नहीं दिया है फॉर मर्सी किलिंग। मतलब इंडिया में ये आज तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है ना? बहुत सारा इसमें लीगल एंड एथिकल इश्यूज आता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने अप्लाई अभी तक नहीं किया, या फिर मतलब कंट्री में पूरा एब्सोल्युटली बैन है, ठीक है? इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर यूथैनेसिया किया जाता है, इसमें जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आइदर वी आर गिविंग समथिंग और वी आर टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम द पेशेंट। दो चीज़ हो सकता है, जिसे बोलते हैं आइदर एक्टिव यूथैनेसिया या फिर पैसिव यूथैनेसिया। ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है ना? टाइप्स हो जाता है एक्टिव या फिर पैसिव, ठीक है? एक्टिव और पैसिव का मीनिंग क्या है? पैसिव मतलब आइदर यू आर, पैसिव मतलब यू आर रिमूविंग समथिंग। रिमूविंग मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे और ऑक्सीजन को हमने बंद कर दिया, ठीक है ना? रिमूविंग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन, ठीक है? एक्टिव मतलब यू आर गिविंग एक्टिवली सम ड्रग, यू आर गिविंग समथिंग। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो, समझ रहे हो? सो यूथैनेसिया दो टाइप का हो सकता है, आइदर यू आर एक्टिवली और यू आर गिविंग समथिंग टू कॉज डेथ, और यू आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द पेशेंट टू कॉज डेथ, ठीक है ना? दिस आर गोइंग टू बी एक्टिव एंड पैसिव। समझ में आ रहा है डिफरेंसेस? Yes, sir. चलो Yes, sir. सुनाओ, यूथैनेसिया मतलब क्या? यूथैनेसिया कराने का मतलब ये है जो कि हमें बताना वो टर्मिनल इल पेशेंट है, वो मरने वाला है, ये इनका क्योरेबल डिजीज़ है, तो वो केस में पेनलेसली डेथ देना, दैट इज कॉल्ड यूथैनेसिया। व्हाट डू यू मीन बाय यूथैनेसिया? द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली, पेनलेस, ठीक है ना? याद रखना ये वाला, पेनलेसली पुटिंग टू डेथ। कौन सा वाला पेशेंट को देंगे? जो कंप्लीटली
इनक्योरेबल डिजीज के थ्रू जा रहा, वो पेशेंट को हमें देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूथैनेसिया। नेक्स्ट आते हैं परमिटिंग द डेथ ऑफ ए पेशेंट बाय विथहोल्डिंग ट्रीटमेंट दैट माइट एक्सटेंड द लाइफ सच एज मेडिकेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फीडिंग ट्यूब्स एक्सेट्रा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? यूथैनेसिया, passive euthanasia, active euthanasia, suicide. Passive euthanasia. Now this is called passive euthanasia. Why this is called as passive? Because we are withholding something, है या ना? इधर तुम ट्रीटमेंट को रोक रहे हो, या फिर तुम लाइफ सपोर्ट सिस्टम मान के चलो, वेंटिलेटर चल रहा था, वेंटिलेटर को हटा दिया, या फिर फीडिंग ट्यूब को हटा दिया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड passive euthanasia. इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes. चलो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ डेथ। इनमें से क्या है जो कि क्लिनिकल साइन है डेथ का? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसका मतलब अगेन साटा वाला क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर मोर देन वन। ए, स्किन इज कूल, क्लमी एंड विथ प्रोफ्यूज डायफोरेसिस। बी, कैनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन। सी, स्लो, वीक एंड थ्रेडी पल्स, लो ब्लड प्रेशर। The absence of apical pulse, no reflexes, detached look in the eye, E, diminished libido. ऑप्शन ए के तरफ चलते हैं। स्किन क्या कूल हो जाता है? हाँ या ना बोलो। कूल, क्लामी, प्रोफ्यूज डायफोरेसिस, यस नंबर वन। कैनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है? यस होता है। स्लो, वीक एंड थ्रेडी पल्स हो जाता है क्या? लोअर्ड बीपी होता है क्या? मैंने क्या बोला? सारे वाइटल्स क्या होता है? धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है। इज इट राइट? हाँ या ना बोलो। यस राइट। एब्सेंस ऑफ एपिकल पल्स, नो रिफ्लेक्सेस, डिटैच्ड लुक इन द आई, ये भी होगा राइट। ये होता है डिमिनिश्ड लिबिडो, मतलब सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर खत्म होना। मतलब ये टर्मिनली इल पेशेंट का क्या हमें देखना भी चाहिए? हालांकि लिबिडो के रिगार्डिंग साइंस ऑफ डेथ आजकल क्लिनिकल साइंस ऑफ डेथ में ये नहीं आता। मतलब क्लिनिकल साइंस मतलब क्या? डेथ के रिगार्डिंग अगर हमें देखना, क्या हमें कुछ सेक्स के रिगार्डिंग देखना जरूरी है यहाँ पे? अगर हमें कोई डेथ डिक्लेयर करना है कोई पेशेंट का, इज इट मैंडेटरी टू सी कि लिबिडो है या नहीं? डू यू थिंक सो? नो। सेक्सुअल डिजायर है या नहीं, इट शुड बी ए पैरामीटर। ये होना चाहिए क्या पैरामीटर नापने के लिए कि हाँ ये पेशेंट डेथ हुआ या नहीं? डू यू थिंक सो? नहीं, इट शुड नॉट बी ए पैरामीटर। सो वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिमिनिश्ड लिबिडो टू डिक्लेयर ए पेशेंट डेथ, ठीक है ना? तो हमें ये नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना? हालांकि हाँ डेफिनेटली डिक्रीज होगा, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ ये एक पैरामीटर है क्लिनिकल साइंस ऑफ डेथ के रिगार्डिंग, ठीक है ना? सो नाउ द आंसर विल बी ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइगर मोर्टिस? ए डायग्नोसिस ऑफ डेथ, बी आफ्टर डेथ, सी बिफोर डेथ, और डी द स्टिफनेस ऑफ स्केलेटल मसल आफ्टर डेथ। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। व्हाट यू मीन बाय अल्गर मोर्टिस? कौन बोलेगा? Decrease in the fall of the temperature. डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, Temperature. ठीक है ना? नेक्स्ट और क्या पढ़े थे हम लोग? राइगर मोटिस, राइगर मोर्टिस जो कि स्टिफनेस है, ठीक है ना? नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा था? पेलर मोर्टिस भी पढ़ा था। पेलर मोटिस, पेल स्किन, हाँ, पेल स्किन हो जाना। और क्या पढ़े थे हम लोग? लीवर मोर्टिस पढ़े थे। व्हाट यू मीन बाय लीवर मोर्टिस? Discoloration of the body. डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। चलो, ए पर्सन वॉज टोल्ड सी हैज कैंसर। एक पर्सन को हमने बोल दिया कि उसे कैंसर है एंड इट कैनॉट बी ट्रीटेड। हमने बोल दिया पेशेंट को जाके। सी इंसिस्ट दैट इट इज रॉन्ग। व्हाट स्टेज ऑफ डाइंग इज सी इन? मतलब वो कौन सा स्टेज में है, डाइंग का कौन सा वाला स्टेज में? हमने एक पेशेंट को गए बोल दिया कि मतलब तुम्हें कैंसर है और इसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। वो मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, ठीक है ना? तो इसे कौन सा वाला स्टेज में हम डालेंगे? डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन?
ऑप्शन सी। बार्गेनिंग में क्यों डालेंगे? सी इंसिस्ट इट इज रॉन्ग, ये गलत है ना, दो दिस इज गोइंग टू बी अ डिनायल। वो मना करेगा, नहीं मुझे कैंसर नहीं है। बात समझ रहे हो ना? बार्गेनिंग कब आएगा? वो बोलेगा कि नहीं कुछ भी करके मेरा लाइफ थोड़ा सा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरा लाइफ को बढ़ाने के लिए, वो बोले दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। बात समझ रही हो ना? तुम्हारा कोई गलत है, तुमने डायग्नोसिस ठीक से नहीं किया है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा करो कि मेरा लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वैसा बोलना दैट इज कॉल्ड मतलब बार्गेनिंग। अगर उसे हमने बोल दिया कि तुम्हें कैंसर है, वो नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिनायल। बात समझ रहे हो? समझ Yes, गए? sir. चलो, रेसिडेंट इज टर्मिनली इल, जो पेशेंट है वो टर्मिनली इल है, सी इज इन सीवियर पेन, सी ब्लेम्स स्टाफ फॉर पेन, सी कंप्लेन्स constantly about waiting for pain pills, she says staff is rough when they turn her। मतलब उसको जब हम मतलब पोजीशनिंग चेंज करते हैं वो बहुत गंदा रफ होते हैं, मतलब पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं पेशेंट के साथ, और उसे बहुत वेट करना पड़ रहा है। कोई अगर पेन टैबलेट देते हैं तो उसे वेट करना पड़ता है पेशेंट को, तो वो ब्लेम करता जाता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन। एंगर। This is called anger. This is not bargaining. This is anger. A terminally ill patient is very sad and has tears in her eyes. What stage she is in? Denial, bargaining, depression, acceptance. डिप्रेशन। This is depression. ठीक है? Which promotes comfort for a dying resident? कोई अगर मरने वाला पेशेंट है तो क्या कंफर्ट उसे पहुंचाएगा? ठीक है ना? ए इनफ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज, गुड बॉडी अलाइनमेंट, रिस्ट्रेंट कराना, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। गुड बॉडी अलाइनमेंट। गुड बॉडी अलाइनमेंट is going to be give comfort to the dying patient. Which of the following are the physical changes that may be apparent 1 to 2 weeks before dying? 1 से 2 हफ्ते पहले अगर कोई पेशेंट मरने वाला है तो क्या क्या फीचर्स होगा? ए decreased blood pressure, B increased respiration, C congestion, D all of the above. Increased perspiration, not respiration. Perspiration मतलब sweating. The answer is डी। डी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्यों? मैंने क्या बोला? 1 से 2 हफ्ते पहले ना वो सारे चीज़ क्या हो रहा है? कम हो जाना चाहिए। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे ना वो क्लिनिकल फीचर्स वाला, यहाँ पे देख लो क्या था? स्किन इज कूल, क्लामी विथ प्रोफ्यूज डायफोरेसिस, मतलब क्या? एक्सेसिव स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो स्वेटिंग भी तो आएगा ना फीचर में। सर ऑप्शन बी। बी फिर क्यों? ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा क्या? अरे ब्लड प्रेशर भी तो डिक्रीज होता है ना। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा बताओ? डी। डी। बात समझ रहे हो? डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज्ड पर्सपिरेशन होगा एंड कंजेशन होगा, नाजल कंजेशन या फिर रेस्पिरेटरी कंजेशन, वट एवर यू से, दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज ज़्यादा म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है और वो बाहर भी फेंक नहीं पाएगा। ज़्यादातर जो है ना मतलब नियर डेथ वो क्या होता है, वो सांस को, इसीलिए ज़्यादा सक्शन उनका रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि कंजेशन ज़्यादा हो जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू बेसिकल मैनेजमेंट्स आफ्टर डेथ। केयर कैसे देंगे आफ्टर डेथ, वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली विल टॉक अबाउट फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 इज द साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे देना, द केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। नंबर 1 is your psychological support. Number 2, problems associated with the breathing management या respiratory management बोल सकते हो, ठीक है। eating and drinking के regarding management, ठीक है। and we'll talk about the एलिमिनेशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि कैसे मैनेजमेंट कराना है। एंड देन विल टॉक अबाउट द इमोबिलिटी
and regarding the sense organ. And number 7, regarding the cleanliness. And number 8, regarding the comfort. ठीक है, सो इतना हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग, और एक भी हो सकता है स्पिरिचुअल नीड। तो इतना मैनेजमेंट हमें देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ब्रीदिंग मैनेजमेंट कराना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मैनेजमेंट, एलिमिनेशन मैनेजमेंट, इमोबिलिटी मैनेजमेंट, सेंस ऑर्गन मैनेजमेंट, एंड देन क्लीनलीनेस वो कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग, कंफर्ट के रिगार्डिंग, एंड स्पिरिचुअल नीड्स। सो पहले समझते हैं व्हाट वी कैन डू फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नंबर 1, द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से क्या बेनिफिट मिलता है? द पेशेंट विल रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, मतलब वो अकेला जो फील कर रहा है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, मैं अकेला हूँ, वो सारा वो दूर होगा। ठीक है, फ्रॉम लोनलीनेस, रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस एंड द डिप्रेशन, वो थोड़ा सा डिप्रेशन से भी बाहर आएगा अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, एंड दिस विल मेंटेन ए होप कि हाँ मैं अच्छा से मर सकता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा सफरिंग में जाना नहीं होगा। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू हम दे सकते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बाद अगर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के रिगार्डिंग बात करें तो क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? मैनेजमेंट रिगार्डिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वो तो खा नहीं पाएगा, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली इन लोगों को क्या होता है? एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। जो नियर डेथ पेशेंट हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स आता है, बात समझ गए? दीज आर वेरी कॉमन फीचर्स, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग होना। तो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ईट फूड, वो ज़्यादातर फूड नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? मैनेजमेंट क्या होगा? यू में एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, ठीक है ना। आईवी फ्लूइड चलाना ज़रूरी है। साथ में क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, सिप्स ऑफ वाटर मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा मुंह में क्या देना? पानी बस देना है, ठीक है ना। सो टू कीप द माउथ मॉइस्ट, टू कीप द माउथ मॉइस्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि वो खा नहीं पाते हैं, ज़्यादातर नोसिया वॉमिटिंग होता है, इसके लिए। बात समझ गए? तो और एक जो हम करा सकते हैं वो है क्या? ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और वी कैन इवन अप्लाई मॉइस्चराइजर्स और एमुलियंस, या फिर जो वेस्लिन वगैरह है ना वो एमुलियंस, या फिर जैसे क्या बोल सकते हैं पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली, ठीक है ना, ऑन द लिप्स, so that we can prevent the dry lips and cracking as well. Then remove the denture, remove the denture while giving water and everything, or otherwise we can even permanently take the dentures out, पूरा रिमूव कर दो और रख दो, क्योंकि वो हो सकता है पॉसिबली एस्पिरेट हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एलिमिनेशन। हमें पता है क्या क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम बताओ। एलिमिनेशन में आइदर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल, इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल हो जाता है, या फिर क्या होगा? देयर विल बी रिटेन्ड यूरिन, रिटेन्ड यूरिन, या फिर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है ना। ये केस में क्या कराना चाहिए बताओ? दैट शुड बी कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन फॉर इनकंटिनेंस या फिर रिटेन्ड यूरिन, ये फॉर यूरिनेशन हम बोल सकते हैं। बात समझ गए? यस सर। हाँ या ना बोलो। अगर कॉन्स्टिपेशन है वी कैन एडमिनिस्टर एनीमा,
अगर इनकॉन्टिनेंस है कुछ नहीं करा सकते, ठीक है ना। इनकॉन्टिनेंस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करा जा सकता। रिटेंड यूरिन के लिए कैथेटराइजेशन या इनकॉन्टिनेंस वाला केस में करा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए इनेमा करा सकते हैं, पर इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल के लिए कुछ नहीं हो सकता। बट व्हाट यू कैन डू इज वी कैन गिव पेरिनियल केयर फॉर द पेशेंट so that the patient will remain clean and there will be decreased skin breakdown. To keep it clean, number one, and to decrease skin breakdown. ठीक है। नेक्स्ट इज इमोबिलिटी। इमोबिलिटी के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट तो घूम फिर नहीं सकता, वो पूरा पड़ा रहेगा बेड के ऊपर, क्या कराना चाहिए बताओ। फॉर इमोबिलिटी यू हैव टू फ्रीक्वेंटली, बेड सोर होने का पॉसिबिलिटी है ये वाला केस में, दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ, जल्दी बताओ, रिस्क ऑफ बेड सोर। बेड सोर होने का पॉसिबिलिटी है तो क्या देना चाहिए, कंफर्ट डिवाइस, हाँ ये ना बोलो, कंफर्ट डिवाइस देना चाहिए। और क्या बताओ, फ्रीक्वेंटली चेंज द पोजीशन, frequently change the position if not contraindicated, change position if not contraindicated every, जल्दी बताओ, every 1 to 2 hourly, ठीक है ना। frequently change the position। और क्या कराना चाहिए, inspect the skin, inspect the skin, skin inspect करेंगे for, जल्दी बताओ, development of बेड सोर, ठीक है ना। बेड सोर होगा, ये हो गया या नहीं हो गया, बहुत सारे देखने के लिए, नहीं हुआ है तो हमें ये देखना जरूरी है, ठीक है। बात समझ गए? यस सर। चलो यस सर। नाउ नेक्स्ट, इमोबिलिटी के बाद क्या देखना इज रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस, ठीक है। अगर क्लीनलीनेस या ग्रूमिंग ठीक ठाक रहेगा पेशेंट का, द पेशेंट विल रिमेन क्लीन एंड द पेशेंट विल फील गुड, उसे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट। अगर क्लीन रहेगा तो अपीयरेंस वाइज द पेशेंट विल लुक गुड, द अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट, इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हमें क्लीनलीनेस रखना चाहिए। उसका स्किन हो गया, हेयर हुआ, वो सारे चीज़ हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन कराना चाहिए। क्लॉथ हुआ, वो सारे मेंटेन कराना चाहिए, सो दैट द बॉडी विल लुक नेचुरल, सो दैट द बॉडी विल लुक नेचुरल। बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। इवन वी कैन, मतलब नॉर्मली जैसे हम लोशन लगाते हैं बॉडी में, जैसे हेयर कम करते हैं, वो सारे चीज़ हमें कराना चाहिए विद द पेशेंट, इवन आफ्टर डेथ कराना चाहिए, बिकॉज द पेशेंट शुड लुक नेचुरल and the patient should not look like very horrible type, ठीक है। next is regarding the comfort, so comfort इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई केमो वाला पेशेंट हो, कैंसर वाला पेशेंट हो, उससे ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो फिर the comfort will relieve pain। बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, and to provide comfort, provide safe and non-threatening environment, ठीक है। and provide calm and quiet environment, ठीक है ना, so that the patient will rest quietly, so that this will increase rest and comfort। बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। and as well as restrict visitors if possible, ठीक है ना। विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करो या फिर ज़्यादा गप्पे मारना वहाँ पे बंद करो, ठीक है ना, सो दैट द पेशेंट विल स्लीप फॉर सम टाइम, रेस्ट जितना लेगा उसके लिए अच्छा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट या स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, को ज़्यादातर हमारा हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि गीता का पाठ किया जाता है, हाँ या ना बोलो। यस सर।
या फिर कोई हमारा पास में जब डेथ होता है किसी का, भगवत गीता वगैरह पास में बैठ के हम पढ़ते हैं, हाँ या ना बोलो, सही है मैं या फिर गलत बोल रहा हूँ? तो वैसे हिंदू धर्म में जैसा है, फिर दूसरा कोई रिलीजन में वैसा कुछ हो सकता है कोई नमाज का पाठ करें या बाइबल कोई पढ़ें, हाँ या ना बोलो, तो वो हमें उनको छूट देना चाहिए। उसको पेशेंट को पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारा क्या मर्जी है बताओ। वो बोलेगा इधर वो मतलब कोई लिटरेचर हमारा जैसे हिंदू धर्म में है, स्क्रिप्चर मतलब स्क्रिप्चर्स वगैरह या फिर लिटरेचर वगैरह वो हमें पढ़ना चाहिए पेशेंट के सामने, या फिर कोई रिलीजियस म्यूज़िक हो सकता है, रिलीजियस म्यूज़िक या फिर सॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई लिटरेचर हो सकता है, हाँ या ना बोलो, जो भी उसका मर्जी है उसको हमें वहाँ पे देना चाहिए। एंड इवन वी कैन अलाउ प्रेयर, प्रेयर के लिए भी अलाउ कर देना चाहिए पेशेंट को। बात समझ गए? Yes, sir. चलो, Yes, sir. सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल केयर। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. चलो, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द टुडेज क्लास, जहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे हम केयर देंगे डाइंग या डेथ पेशेंट को। आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है, और कोई भी डाउट है फिर पूछ लो अभी। बंद करूं? Yes, sir. ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you.